हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो मानव भूगोल की मूलभूत सिद्धांत पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 7। दोस्तों इस चैप्टर नंबर 7 में अपन चर्चा करेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी कि द्वितीयक व्यवसाय के बारे में। दोस्तों पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने कुछ ही समय में आने वाला है और पूरे जो चैप्टर में जो भी डिटेल है, जो भी मैटर है, उनको एक शॉर्ट रूप में आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन चैप्टर नंबर 7। बात करते हैं चैप्टर का नाम क्या है, द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है दोस्तों? ऐसे सभी क्रियाकलाप जो प्राथमिक क्रियाकलापों से प्राप्त वस्तु को बहुमूल्य वस्तु में परिवर्तित करते हैं। और दोस्तों ऐसे जो क्रियाकलाप होते हैं वो विनिर्माण और उद्योग के संदर्भ में आते हैं, जो प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त वस्तु को बहुमूल्य वस्तु में या फिर निर्मित रूप से प्रदान करते हैं। जैसे कि कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप है और कृषि से कपास का उत्पादन हुआ। द्वितीयक व्यवसाय ने क्या किया? उस कपास से कपड़ा तैयार किया। यानी कि द्वितीयक व्यवसाय में विनिर्माण और उद्योग को शामिल किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं। दोनों का मतलब आप आंसर परिभाषा वही दोगे जो द्वितीयक व्यवसाय की आप परिभाषा दे रहे हो। उद्योग मीन्स कच्चे माल को बहुमूल्य वस्तुओं में बदला जाना। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना या निर्माण करना, वस्तु का निर्माण करना, कच्चे माल को बहुमूल्य वस्तु में चेंज करना। दोस्तों विनिर्माण और उद्योग में थोड़ा सा अंतर भी है। उद्योग जो है कई गौण क्रियाओं के साथ भी लगा दिया जाता है जिनमें वस्तु का उत्पादन नहीं होता, जैसे कि पर्यटन उद्योग, है ना। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि विनिर्माण में वस्तु का निर्माण होता है, लेकिन जो उद्योग होते हैं वो जरूरी नहीं कि वस्तु का निर्माण हो, वहाँ पर किन्हीं दूसरे क्रियाकलापों में भी दूसरे व्यवसाय के साथ भी उद्योग लगा दिया जाता है। जैसे कि पर्यटन उद्योग, मनोरंजन उद्योग, ये सिनेमा उद्योग, ये क्या है, यहाँ पर वस्तु का निर्माण नहीं होता लेकिन ये दूसरे व्यवसाय के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। तो अर्थ और परिभाषा अपन ने समझी। आगे अपन देखते हैं आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले निर्माण की क्या विशेषताएं होती हैं। यानी कि आधुनिक बड़े पैमाने पर निर्माण करने वाले उद्योगों की क्या विशेषताएं हो सकती है। तो पहली विशेषता है दोस्तों कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण का तात्पर्य यह है कि जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्योगों में जो भी वस्तु का उत्पादन होता है वो एक सीमित मात्रा पर होता है। यानी कि जिस व्यक्ति को वस्तु की रिक्वायरमेंट है वो व्यक्ति अगर आपको आदेश देता है, वो व्यक्ति अगर ऑर्डर देता है, तब वो वस्तु का निर्माण होता है छोटे उद्योगों में। लेकिन बड़े उद्योगों में क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी आदेश या किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं किया जाता। इसमें वर्ष भर श्रमिक काम करते रहते हैं और एक बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं और हमेशा श्रमिक एक विशेष प्रकार का काम करता रहता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि छोटे उद्योग एक सीमित मात्रा में उत्पादन करते हैं जबकि बड़े उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। दूसरा विशेषता आ रहा है यंत्रीकरण। दोस्तों छोटे उद्योगों में जो यंत्र है उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बड़े उद्योगों में यंत्रों से ही संपूर्ण काम होते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर से चलने वाली मशीनें विकसित की जाती है और यहाँ तक कि इन मशीनों को सोचने की क्षमता भी प्रदान की जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले जो उद्योग है उनमें मुख्य रूप से यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी विशेषता पे चलते हैं प्रौद्योगिकी नवाचार। दोस्तों बड़े पैमाने के उद्योगों में प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। इसमें दोस्तों वस्तु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के शोध और विभिन्न प्रकार के आविष्कार किए जाते हैं जिससे वस्तु की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। दोस्तों दूसरा साथ ही इन उद्योगों में क्या होता है, जो उद्योगों से पॉल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है, उसके नियंत्रण के लिए भी वैज्ञानिक उपाय इसमें शामिल किए जाते हैं। यानी कि प्रदूषण को भी नियंत्रण करना इसमें शामिल होता है। ये इसकी विशेषता है तीसरी। चौथी विशेषता पर चलते हैं संगठनात्मक ढांचा।
बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं वो एक संगठनात्मक ढांचा होता है, एक संस्था का रूप होता है। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें श्रमिकों का एक स्तर होता है, उच्च स्तर के श्रमिक, मध्यम स्तर के और निम्न स्तर के, यानी कि कुशल, अकुशल, अर्धकुशल। इस तरीके से एक संगठनात्मक ढांचा होता है जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और श्रमिकों का भी उनके कार्य कुशलता के आधार पर उनको विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि श्रम का विभाजन कर दिया जाता है। आगे वाली विशेषता की बात करें तो आगे वाली विशेषता है दोस्तों अनियमित भौगोलिक वितरण। ये जो बड़े पैमाने के उद्योग है ये ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में समान रूप से वितरित है कि हर देश में ले भाई तू भी एक उद्योग ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, ऐसा तो है ही नहीं। सब उद्योग सब देशों में समान रूप से या पृथ्वी पर समान रूप से बड़े पैमाने के उद्योग नहीं पाए जाते। ये कुछ खास विकसित देशों में ही, कुछ खास देशों में ही इन उद्योगों की स्थापना होती है। कह सकते हैं कि पृथ्वी के कुल भूभाग के सिर्फ 10% भाग पर इस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं, यानी कि इन उद्योगों का जो भौगोलिक वितरण है वो भी क्या है, असमान है। ये दोस्तों इन उद्योगों की विशेषताएं हुई। कौन से उद्योगों की? आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाली विनिर्माण या बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों की विशेषताएं, जिनकी विशेषताएं पहला पड़ा था कौशल का विशिष्टीकरण, यानी कि उत्पादन की मात्रा बहुत अधिक, यंत्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग, प्रौद्योगिकी नवाचार मंच, यहाँ पर वैज्ञानिक विधियाँ काम में लेकर वस्तु की गुणवत्ता निर्धारित की जाती है, पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल किया जाता है। संगठनात्मक ढांचा मतलब इसमें एक संस्था का रूप होता है, अधिक पूंजी होती है, लेबर डिवाइडेड होती है और अनियमित भौगोलिक वितरण के विषय के कुछ विकसित देशों में ही इस प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे वाला पॉइंट है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। अब दोस्तों ये पॉइंट ये बता रहा है कि कौन से ऐसे इफेक्टर, कौन से ऐसे कारक होते हैं जिनको ध्यान में रखकर उद्योग की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपको एक ज्वेलरी उद्योग लगाना है जो विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाता है, तो आप ऐसे देश में तो लगा ही नहीं सकते जहाँ पर लोग बहुत निर्धन हो, बहुत ज़्यादा गरीब हो, तो फिर कहाँ पर लगाना चाहिए इन उद्योगों को? कौन कौन सी चीज़ें जो है इन उद्योगों को विकसित करने में या आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका क्वेश्चन ऐसा बनेगा, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए, या फिर अगर आप किसी उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से बिंदु की पहचान करेंगे, कौन कौन से बिंदुओं को पहले से ही क्लियर करके आप उद्योग की स्थापना करना चाहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि माना कि आप एक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना करना चाहते हो, तो लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना करने से पूर्व आप कौन कौन से बिंदुओं को क्लियर करना चाहोगे, कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखोगे? तो कोई भी उद्योग वहां विकसित होगा जहां पर ये सब बिंदु, ये सब पॉइंट पाए जाएंगे। कौन कौन से हैं? पहला है बाजार की समीपता। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि उद्योग में जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को बेचने के लिए मार्केट तो चाहिए, बाजार तो चाहिए। अब बाजार पास में होना चाहिए। अब दोस्तों बाजार है तो एक तो बड़ा बाजार होना चाहिए और दूसरा उस बाजार में वहाँ के लोगों की क्रय शक्ति भी होनी चाहिए, यानी कि उनकी खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये यहाँ के लोग जो है उनकी वस्तु खरीदने की क्षमता ज़्यादा है। लेकिन अगर बड़े बाज़ारों की बात करें तो बड़े बाज़ारों में चीन, भारत अधिक जनसंख्या वाले देश आते हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं। तो किसी भी उद्योग की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस वस्तु को बेचने के लिए एक सुविकसित और बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध होना चाहिए, वो भी समीप ही होना चाहिए, पास ही उपलब्ध होना चाहिए, जहां पर लोगों की क्रय शक्ति भी अच्छी हो। दूसरा पॉइंट आता है कच्चे माल की आपूर्ति। दोस्तों कोई भी उद्योग अपन स्थापित करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल जरूर आएगा। जैसे कि मान लीजिए अपन सूती वस्त्र उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो कपास लाना अनिवार्य है। अपन चीनी उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो गन्ने का लाना अनिवार्य है, क्योंकि उसी से हम वो प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो दोस्तों किसी भी उद्योग का जो कच्चा माल होता है अगर भार ह्रास वाला हो, यानी कि भार में कमी वाला हो, तो उस उद्योग की स्थापना उस कच्चे माल के पास में ही की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपका चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग का कच्चा माल होता है गन्ना।
अब अगर गन्ना यूपी में उत्पादित हो रहा है और राजस्थान में अगर अपन शुगर मिल लगाएंगे, चीनी की मिल लगाएंगे, तो गन्ना यूपी से आते आते क्या होगा दोस्तों, एक तो उसमें सुक्रोज की मात्रा घट जाएगी, मतलब वो थोड़ा बहुत सूख जाएगा। इसके अलावा उस गन्ने के साथ अपन जो बहुत सारा अवशिष्ट है, जो रस निकालने के बाद में जो अपशिष्ट बचता है, उसका भी अपने को परिवहन का खर्चा उठाना पड़ रहा है। इसलिए इस उद्योग को यहाँ राजस्थान में न लगाकर हम यूपी में ही स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि लोहा अयस्क जो होता है वो बहुत बड़े मात्रा में और उससे थोड़ा सा लोहा निकलता है, तो इसलिए लोहा इस्पात उद्योग हमेशा लोहा अयस्क की खानों के पास में ही स्थापित किया जाता है। तो अधिकांश उद्योगों की स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ पर उनका कच्चा माल प्राप्त हो, जहाँ पर उनका कच्चा माल मिल सके, क्योंकि उनका कच्चा माल बाहर में कमी वाला होता है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, श्रम। दोस्तों किसी भी उद्योग को चलाने के लिए मजदूरों की, लेबर की, मीन्स श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगर श्रमिक वहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो वो उद्योग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने से पहले श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, और जो श्रमिक है वो भी कम कीमत पर उपलब्ध हो, यानी कि सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने चाहिए। आगे चलते हैं, शक्ति के साधन। अब दोस्तों अगर उद्योग चल रहा है, उद्योग चला रहे हैं, तो उसमें मशीनों को चलाएंगे, और मशीनों को चलाने के लिए हमें शक्ति की, एनर्जी की, पावर की आवश्यकता होगी। चाहे वो बिजली हो, चाहे से वो कोयला हो, चाहे से वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो भी अपने पास में विकल्प हो, हमें उसकी आवश्यकता होगी। तो दोस्तों उद्योग स्थापित करने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि वहाँ पर शक्ति के साधन उपलब्ध है या नहीं है। आगे चलते हैं आगे वाले पॉइंट पर। आगे वाला पॉइंट आता है परिवहन और संचार। दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी क्षेत्र पर उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो इस उद्योग में कच्चा माल आएगा, और दूसरा इस उद्योग से निर्मित माल बाजार में जाएगा बेचने के लिए। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर पे लदा और उद्योग तक कच्चा माल पहुंचा दिया, और जैसे ही चीनी की बोरियां बनी फिर सिर पे लदे और मार्केट तक ले गए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों होना क्या चाहिए, जहां पे उद्योग अपन लगा रहे हैं, जिस जगह पर उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, वो क्षेत्र परिवहन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। रेल परिवहन, सड़क परिवहन, इन परिवहन के साधनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ताकि उस उद्योग में कच्चा माल भी आ सके और उस उद्योग से निर्मित माल भी बाजार में जा सके। आगे देखते हैं सरकारी नीतियां। बहुत सारे दोस्तों ऐसे उद्योग होते हैं या बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं, उस क्षेत्र के सरकार की नीतियां उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी चीन में या फिर भारत में बड़ी जनसंख्या होने के कारण अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है, लेकिन चाइना जो देश है वो अमेरिका की कंपनी से 10% टैक्स ले रहा है, भारत जो है वो सिर्फ 2% टैक्स ले रहा है। तो दोस्तों आप बताओ कि उस उद्योग को चाइना, जो अमेरिका की कंपनी है, वो कहाँ स्थापित करेगी? वो भारत में स्थापित करेगी, क्योंकि भारत की सरकार की जो नीतियाँ है वो उस उद्योग को लाभ देने वाली है। मीन्स भारत टैक्स कम ले रहा है तो सरकार, उस उद्योग को लाभ मिलेगा, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में सरकारी नीतियाँ भी किसी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं, उद्योगों के मध्य संबंध। दोस्तों उद्योग जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो दोस्तों एक उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग, जो सिर्फ लोहे का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? लोहे का। अब दूसरा उद्योग है इंजीनियरिंग उद्योग। ये इंजीनियरिंग उद्योग मशीनों का निर्माण करता है। अब दोस्तों इंजीनियरिंग उद्योग अगर मशीनों का निर्माण कर रहा है तो मशीनों का निर्माण करने के लिए उसे क्या चाहिए? उसे लोहा चाहिए। इसलिए उसे लोहा कहाँ से मिलेगा? उसे लोहा इस्पात उद्योग से मिलेगा। तो दोनों के बीच में संबंध हो रहा है। तो दोस्तों ये इंजीनियरिंग उद्योग इस लोहा इस्पात उद्योग के पास में लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके पास में लगाने से क्या होगा? इसे कच्चा माल यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। तो उद्योगों के मध्य भी संबंध पाया जाता है, और उस संबंध की वजह से भी उद्योग क्या होते हैं? पास पास में एक जगह स्थापित हो जाते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक हैं दोस्तों? 8 कारक है। कौन कौन से? बाजार की समीपता, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, शक्ति के साधन, परिवहन में संचार, सरकारी नीतियां और उद्योगों के मध्य पाया जाने वाला संबंध। अब आगे पॉइंट में चलते हैं, स्वच्छंद उद्योग।
ये दोस्तों इसी से आधारित है। अभी अपन ने देखा कि उद्योगों के मध्य पाए जाने वाला संबंध, एक लोहा इस्पात उद्योग था, दूसरा इंजीनियरिंग उद्योग था। दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। कैसे पाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि इंजीनियरिंग उद्योग को लोहा चाहिए और लोहा इस्पात उद्योग लोहा बनाता है, इसलिए इंजीनियरिंग उद्योग लोहा इस्पात उद्योग के पास में स्थापित किया जा सकता है, यानी कि दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। लेकिन कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो किसी पर डिपेंडेड नहीं होते, वो स्वच्छंद उद्योग होते हैं, यानी कि वो उनको सिर्फ अलग अलग क्षेत्रों से पुर्जे लाकर उन्हें एकत्रित करने होते हैं, उन्हें असेंबल करना होता है, जोड़ना होता है। ऐसे उद्योग क्या होते हैं? स्वच्छंद उद्योग, जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी खास एक उद्योग पर डिपेंड ना हो। चलो आगे पॉइंट चलते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण। अब अपन इंडस्ट्री जो होते हैं, उद्योग जो होते हैं, विनिर्माण जो होते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों उनको अलग अलग भागों में बांटने के लिए हम कई आधारों पर उनका विभाजन कर सकते हैं, कई बेसिस पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे कि कच्चे माल के आधार पर अपन बांट सकते हैं, आकार के आधार पर अपन बांट सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर अपन बांट सकते हैं, इसके अलावा उत्पाद आधारित उद्योगों के आधार पर अपन बांट सकते हैं। तो दोस्तों पहला आता है आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। दोस्तों आकार के आधार मीन्स उसकी साइज कितनी है उस उद्योग की, बड़ा है, छोटा है या मध्यम है। अब दोस्तों इसी में मैं कहूं पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। अगर दोस्तों पूंजी ज्यादा निवेश हो रही है तो उद्योग का आकार बड़ा होगा, अगर पूंजी कम निवेश हो रही है तो उद्योग का आकार छोटा होगा। ऐसे ही श्रमिकों की संख्या, मतलब अगर श्रमिक ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रमिक है, तो आप बताओ उद्योग कैसा होगा? बड़ा होगा। अगर श्रमिकों की संख्या कम है तो उद्योग कैसा होगा? छोटा होगा। या फिर मैं कहूँ उत्पादित माल की मात्रा के आधार पर, यानी कि जो माल उत्पादित हो रहा है उस उद्योग में वो कितनी मात्रा में हो रहा है। अधिक मात्रा में हो रहा है तो श्योर है कि वो उद्योग बड़ा होगा, और कम मात्रा में हो रहा है तो वो श्योर है कि उद्योग छोटा होगा। तो मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो तो भी हम यही करेंगे, कुटीर, लघु, वृहत। या फिर आपसे पूछा जाए पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो तो भी यही करेंगे। या फिर श्रमिकों की संख्या के आधार पर, नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो तो भी यही करेंगे। या फिर उद्योग द्वारा उत्पादित माल की मात्रा के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो तो भी अपन यही करेंगे। क्लियर है? आकार के आधार पर, उत्पादन की मात्रा के आधार पर, श्रमिकों की संख्या के आधार पर, या फिर पूंजी निवेश के आधार पर, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि उपयोग की गई शक्ति के साधनों के आधार पर। अगर कोई उद्योग ज्यादा विद्युत उपयोग कर रहा है तो मतलब बड़ा उद्योग होगा, और अगर शक्ति का कम उपयोग कर रहा है तो मीन्स छोटा उद्योग होगा। तो दोस्तों इस आधार पर, आकार के आधार पर, पूंजी निवेश, श्रमिकों की संख्या या उत्पादन की माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कुटीर, फिर लघु और फिर वृहद। सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों उद्योगों की, वो होती है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग सबसे छोटे उद्योग होते हैं। इन उद्योगों में क्या होता है दोस्तों, बाहरी श्रमिक नहीं आते, घर के लोग मिलकर ही घर में ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी ना तो बाहर, घर से बाहर कारखाना होता है, ना ही बाहर के लोग आकर श्रमिक यहाँ पर काम करते हैं। घर के लोग मिलकर, परिवार के सदस्य मिलकर घर में ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और वस्तुएं कैसी होती है? जो दैनिक जीवन में काम में आती है, चटाई, छाबड़ी, इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कौन सी उद्योग में? कुटीर उद्योग में। दूसरे में चलते हैं लघु उद्योग। लघु उद्योग कुटीर उद्योग से बड़ा लेकिन वृहद उद्योग से छोटा उद्योग होता है। इसमें घर से बाहर कारखाना होता है। कुटीर उद्योग में घर से बाहर कारखाना नहीं होता, लघु उद्योग में घर से बाहर कारखाना होता है। कुछ बहुत कम मात्रा में श्रमिक यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, कुछ मशीनों का भी काम में लिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये मंझले आकार का उद्योग है, ना ही बड़ा ना ही छोटा। तीसरा आता है कौन सा? वृहद उद्योग। उद्योगों की सबसे बड़ी इकाई जिसमें बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और बहुत अधिक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। वो कौन सा होता है? वृहद उद्योग, जिसकी चर्चा अपन ने यहाँ पर की। क्लियर है दोस्तों? ये देखो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले उद्योग के ये वृहद उद्योग ही है।
क्लियर है। दूसरा देखते हैं अपन स्वामित्व के आधार पर। दोस्तों उन उद्योगों का स्वामी कौन है, मालिक कौन है, इसके आधार पर भी अपन उद्योगों को बांट सकते हैं अलग अलग भागों में। जैसे कि पहला अपन ने देखा निजी उद्योग, दूसरा है संयुक्त उद्योग और तीसरा है सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, जिन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, वे उद्योग कौन से होते हैं, निजी उद्योग। और अधिकतर जो पूंजीवादी देश है वहाँ पर इस उद्योग ऐसे उद्योग पाए जाते हैं। कहाँ पर, पूंजीवादी उद्योगों, पूंजीवादी देशों में निजी प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। दूसरा आता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग में क्या होता है दोस्तों, सरकार के द्वारा और निजी व्यक्तियों के द्वारा, दोनों के द्वारा पूंजी लगाकर जो उद्योग चलाया जाता है वो कौन सा होता है, संयुक्त उद्योग। मतलब इसमें पार्टनरशिप होती है निजी व्यक्तियों की और सरकार की। और सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं, ऐसे उद्योग जो सरकार के नियंत्रण में हो, जैसे कि इंडियन रेलवे, ये किसके अधीन है, सरकार के अधीन। उन उद्योगों को क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, निजी, संयुक्त और सार्वजनिक। आगे चलते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो। यानी कि उन उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है, कौन सी जगह से उन्हें कच्चा माल की सप्लाई हो रही है, इस आधार पर भी अपन उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। और इस आधार पर उद्योगों को बांटा गया है कृषि आधारित उद्योग, खनन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग। दोस्तों बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, बहुत सारे ऐसे विनिर्माण हैं जिनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। जैसे कि मैं बोलूँ सूती वस्त्र उद्योग, आप कच्चा माल बताइए क्या होता है, कपास होता है। कपास कहाँ से आएगी, कृषि से आएगी। तो बहुत सारे ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से उपलब्ध होता हो, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है ना, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, ये क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। दूसरा देखते हैं खनन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से मिलता है, खानों से मिलता है। तो खनिजों से प्राप्त करने वाले जो उद्योग होते हैं उन्हें खनन आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, ये सब क्या है, खनन आधारित उद्योग है। तीसरे में आते हैं रसायन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनको रसायनों की जरूरत होती है, कच्चे माल के रूप में रसायनों की जरूरत होती है। जैसे कि पेट्रोलियम उद्योग, रंग रोगन उद्योग, संश्लेषित रेशा उद्योग, ये सब क्या है, रसायनों पर आधारित है। इसके बाद में आता है पशु आधारित उद्योग। बहुत सारे ऐसे उद्योग भी होते हैं जिनको कच्चा माल पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे कि चमड़ा उद्योग, डेयरी उद्योग, इसके अलावा चमड़ा उद्योग हो गया, डेयरी उद्योग हो गया, इसके अलावा मांस उद्योग, ये सब किस पे आधारित है, पशुओं पे आधारित है। तो इनको पशु आधारित उद्योग कहते हैं। आगे आता है वन आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कहाँ से मिलता हो, वनों से मिलता हो, जंगलों से मिलता हो। जैसे कि फर्नीचर उद्योग, लाख उद्योग, गोंद उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज उद्योग, ये सब क्या है, वन आधारित उद्योग है दोस्तों, क्योंकि इनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, वनों से मिलता है। चलो आगे चलते हैं इधर, उत्पाद आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जो उनका उत्पाद होता है वो किसके काम में लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक उद्योग है जिसका प्रोडक्शन, जिसका उत्पाद है, वो कौन काम में ले रहा है। बहुत सारे उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योग लेते हैं, जबकि बहुत सारे उद्योगों का जो निर्मित माल होता है वो उपभोक्ता काम में लेते हैं। दोबारा से बताता हूँ, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनका निर्मित माल, बनाया हुआ माल किसी दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल होता है। वही उदाहरण लोहा इस्पात उद्योग का निर्मित माल लोहा, और लोहा जो होता है वो इंजीनियरिंग उद्योग का कच्चा माल होता है। तो दोस्तों इस आधार पर भी अपन बांट सकते हैं। एक तो होते हैं आधारभूत उद्योग। कौन से उद्योग, आधारभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जो जिनका निर्मित माल किसी दूसरे उद्योग के पास में जाता हो, किसी उपभोक्ता के पास में न जाकर दूसरे उद्योग के पास में जाता हो, वो कौन से उद्योग होते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। यानी कि ये दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं। दूसरे उद्योग कौन से हैं, मध्यवर्ती। ऐसे उद्योग जो ना तो उपभोक्ता के पास में वस्तु बेचते हैं और ना ही दूसरे उद्योग से वो वस्तु लेते हैं। देखो क्या है, जैसे कि मान लीजिए इंजीनियरिंग उद्योग है, मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक लोहा इस्पात उद्योग है, एक इंजीनियरिंग उद्योग है और एक कपड़ा उद्योग है।
तीन हो गए, लोहा इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग और कपड़ा उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग ने दोस्तों लोहा बनाया, यह है लोहा गया बीच वाले उद्योग के पास, इंजीनियरिंग उद्योग के पास। इसने इस लोहे से कपड़े बनाने वाली मशीनें बना दी। अब ये जो उद्योग है, जो वस्त्र निर्माण उद्योग है, ये यहाँ से मशीनें लेगा और फिर इन मशीनों का उपयोग करके कपड़ा बनाएगा। अब इसका जो बना हुआ कपड़ा है ये कहाँ जाएगा? उपभोक्ता के पास में जाएगा, कंज्यूमर के पास में जाएगा, अपने पास में आएगा। तो ये उद्योग, लास्ट वाला जो उद्योग था ये तो हो गया उपभोक्ता उद्योग। जो बीच वाला उद्योग था इंजीनियरिंग उद्योग, ये हो गया मध्यवर्ती उद्योग। और जो पहले वाला उद्योग था लोहा इस्पात उद्योग, वो हो गया आपका आधारभूत उद्योग। तो इस तरीके से उत्पाद आधारित जो है उपयोग, उत्पाद का उपयोग के आधार पर भी वर्गीकरण अपन कर सकते हैं। अब देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस शॉर्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बोर्ड का। और दोस्तों आपसे मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे को बार बार बोल रहे हो सर नोट्स दीजिए, सर नोट्स दीजिए। ये जो आपके सामने बोर्ड दिख रहा है ये नोट्स चाहिए दोस्तों, ये बिल्कुल शॉर्ट रूप है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो और अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लो। आगे देखते हैं। पहले मैं स्क्रीनशॉट का आपको टाइम देता हूं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपन इसी चैप्टर में। और आगे वाला बिंदु है परंपरागत बड़े पैमाने पर होने वाले जो उत्पादन वाले जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसकी पहचान कैसे की जाती है। दोस्तों एक तो मैं बताऊं कि आधुनिक जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं और एक ऐसे उद्योग जो परंपरागत रूप से चले आ रहे थे। दोस्तों परंपरागत बड़े पैमाने के वाले औद्योगिक प्रदेश, और इसी के अपोजिट में मैं लिख सकता हूं कि आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योग। अच्छा, आधुनिक, अभी जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी इसके बारे में पढ़ा था कि आधुनिक बड़े पैमाने वाले जो उद्योग होते हैं उनकी क्या संकल्पनाएं होती है। और एक होते हैं जो प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं और बड़े औद्योगिक प्रदेश रहे हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। दोस्तों इन औद्योगिक प्रदेशों की पहचान के बिंदु क्या होते हैं? जो परंपरागत औद्योगिक प्रदेश है उनकी पहचान के बिंदु क्या होते हैं? तो दोस्तों एक तो इनकी पहचान के बिंदु होते हैं कि यहाँ पर घर घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, घर बिल्कुल पास पास में होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर प्राचीन तरीके की, पुराने तरीके की मशीनें यहाँ पर काम में ली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण पाया जाता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लोग, जब कारखाने बंद हो गए, जो परंपरागत कारखाने हैं वो बंद हो गए, वो बंद होने की वजह से जो लोग इन जगह को छोड़कर चले गए तो वो परित्याग भूमि का नज़ारा यहाँ पर दिखाई देता है। दोस्तों एक अपन इसमें डिवाइडेशन करें किस किस में, एक तो परंपरागत औद्योगिक प्रदेश में और एक आधुनिक बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश में। तो परंपरागत औद्योगिक प्रदेश वे है जहां पर प्राचीन समय में ही उद्योगों का विकास हो गया था, यानी कि अधिकांश ऐसे उद्योग विकसित देशों में हैं, जैसे कि यूरोप के बहुत सारे देश, अमेरिका के देश, यहाँ पर उद्योग बहुत पहले विकसित हो चुके थे। और बहुत पहले यहाँ पर उद्योग विकसित होने की वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आधुनिक तकनीक है, वो यहाँ पर स्थापित नहीं हुई। यहाँ पर प्राचीन तरीके के ही उद्योग चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर घर घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लोग पास पास में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चारों तरफ कचरा ही कचरा। और कई औद्योगिक प्रदेश यानी कि उद्योग बंद होने की वजह से लोग वहाँ से चले गए, तो वो परित्याग भूमि, छोड़ी हुई भूमि का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे वाला पॉइंट आता है जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र। दोस्तों यूरोप में जो जर्मनी देश है, उस जर्मनी में एक रूहर कोयला क्षेत्र था। रूहर क्षेत्र था जहां पर कोयले का उत्पादन होता था और कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था। तो इस क्षेत्र यानी कि पूरे यूरोप में कोयला यहां से सप्लाई होता था। कहां से? रूहर क्षेत्र से, जर्मनी के रूहर क्षेत्र से। लेकिन दोस्तों कोयले के विकल्प में दूसरे अब शक्ति के साधन आ गए। कोयले के, जहाँ पे कोयले का इस्तेमाल होता था, अब वहाँ पर दूसरी चीज़ें इस्तेमाल होने लग गई। जैसे कि पहले भारत में कोयले से ट्रेन चलती थी, अब डीजल से चल रही है, और मॉडर्न तकनीकी में अब विद्युत से चल रही है। तो कोयले का उपयोग कम हो गया। कोयले का उपयोग कम होने की वजह से ये जो क्षेत्र है इसको लोगों ने छोड़कर यहाँ से चल दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया जो छोड़ा हुआ परित्याग भूमि का भूदृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन
लेकिन वर्तमान में यहाँ पर नई तकनीकी के कारखाने स्थापित हो रहे हैं। ये जो पॉइंट है, जर्मनी का नया रूहर भूद्रसे, तो यहाँ पे ओपेल कार बनाने का कारखाना, इसके अलावा कई रासायनिक उद्योग यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, कई महाविद्यालय यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। तो एक नया ही भूदृश्य हमारे को दिखाई देता है यहाँ पर। आगे चलते हैं लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। दोस्तों, लोहा इस्पात उद्योग में अपन कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे? एक तो इसके उपनाम, लोहा इस्पात उद्योग के उपनाम कौन कौन से हैं? आधारभूत उद्योग, भारी उद्योग, उद्योगों की जननी, ये लोहा इस्पात उद्योग के उपनाम हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे? इस उद्योग का कच्चा माल, फिर इस उद्योग में इस्पात बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, फिर पढ़ेंगे इस उद्योग की अवस्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, फिर पढ़ेंगे विश्व में इसका वितरण, ये कहाँ कहाँ पर वर्तमान में ये उद्योग चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके उपनाम को। दोस्तों, इस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये जो उद्योग है ये लोहे का निर्माण करता है और बाकी सभी जो उद्योग है उसमें कहीं ना कहीं लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनें काम में ली जाती है और वो सब लोहे से बनी हुई होती है। इसलिए ये सब उद्योगों को आधार प्रदान करता है, बेस प्रदान करता है। इस उद्योग के बगैर कोई दूसरा उद्योग संचालित नहीं हो सकता। इसलिए इस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। कौन से उद्योग को? लोहा इस्पात उद्योग को। दूसरा, इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। भारी उद्योग क्यों कहते हैं? दोस्तों, इसका कच्चा माल जो होता है, लोहा अयस्क जो होता है, वो भी वजन में भारी होता है और इसके द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती है वो भी वजन में भारी होती है, इसलिए इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। इसे उद्योगों की जननी, उद्योगों की मम्मी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उद्योगों की जननी? क्योंकि ये सभी उद्योगों को जन्म देता है, आगे दूसरे उद्योग है उनको जन्म देता है, इसलिए इसे उद्योगों की जननी भी कहते हैं। अच्छा, पहले देखते हैं पर निर्माण प्रक्रिया, और कच्चा माल वाला पॉइंट इसी में आ जाएगा। निर्माण प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? निर्माण प्रक्रिया में क्या होता है? एक जोखा भट्टी होती है। क्या होती है? जोखा भट्टी। अब भट्टी तो आप लोग जानते होंगे, भट्टी क्या होती है? भट्टी जानते होंगे। इस भट्टी में क्या किया जाता है? लोहा अयस्क और चूना पत्थर डाला जाता है। अच्छा, लोहा अयस्क क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ से जो चट्टानों के टुकड़े हैं, उन चट्टानों के टुकड़ों में मिश्रित खनिज पाए जाते हैं, खनिजों की मिश्रित अवस्था पाई जाती है, जिसे हम अयस्क कहते हैं। और अगर इस अयस्क में लोहे की मात्रा ज़्यादा हो, लोहे की मात्रा ज़्यादा हो तो इसे फिर क्या कह देते हैं अपन? लोहा अयस्क कह देते हैं। इस लोहा अयस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर चूना पत्थर के साथ में यहाँ पर डाल दिया जाता है और फिर क्या करते हैं? नीचे की साइड में यहाँ पर कोक यानी कि कोयला जो है वो जला दिया जाता है। कोयला जलाते हैं, क्या जलाते हैं? कोयला। जब कोयला जलाया जाता है, इसमें क्या है दोस्तों? एक तो लोहा अयस्क है और इसमें क्या है? चूना पत्थर भी डाला जाता है, इसके साथ चूना पत्थर डाला जाता है। जब कोयले को जला दिया जाता है तो कोयले का जो ताप है वो ऊपर की ओर जाता है और जब कोयले का ताप ऊपर की ओर जाता है तो इस अयस्क में जो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जो लोहा था वो लोहा पिघलकर क्या होता है? इस नली से बाहर आने लगता है और जो पिघला हुआ लोहा बाहर आता है, जो पिघला हुआ लोहा बाहर आता है उसे कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? कच्चा लोहा। इसी कच्चे लोहे में क्या मिला दिया जाता है? मैग्नीज मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? मैग्नीज। और मैग्नीज मिलाने के बाद में क्या बन जाता है? इस्पात बन जाता है, यानी कि पक्का लोहा बन जाता है। दोबारा से देखो, चूना पत्थर के साथ लोहा अयस्क को जोखा भट्टियों में डाला जाता है, फिर नीचे से कोयले को जला दिया जाता है। कोयले के ताप से इन चट्टानों में जो लोहे के कण थे वो पिघलकर बाहर आने लगते हैं, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिला देते हैं, जिससे इस्पात का निर्माण होता है। अच्छा, अब क्लियर हो गया। अब इसमें कच्चा माल कौन कौन सा है, यानी कि इस्पात बनाने में कौन कौन से चीज़ों को, कौन कौन से मटेरियल को काम में लिया गया है। तो दोस्तों, इस्पात बनाने में एक तो लोहा अयस्क को काम में लिया गया है, एक चूना पत्थर को काम में लिया गया है, इसके अलावा कोयला को काम में लिया गया है और मैग्नीज को काम में लिया गया है। क्लियर है? तो यही क्या हो गया? इसका कच्चा माल हो गया। निर्माण प्रक्रिया भी कंप्लीट और कच्चा माल भी कंप्लीट। कच्चा माल क्या क्या हुआ? लोहा अयस्क, चूना पत्थर, कोयला और मैग्नीज, ये इसका कच्चा माल होता है। अब आगे पॉइंट देखते हैं अवस्थिति। इन उद्योगों को कहाँ स्थापित किया जाता है? दोस्तों देखिए, जो अपन लोहा अयस्क डाल रहे हैं यहाँ पर,
जो लोहा अयस्क डाल रहे हैं, इस लोहा अयस्क से अगर इसकी जो मात्रा है अगर वो अधिक है, जैसे कि मान लीजिए 40 टन है, इस लोहा अयस्क की मात्रा 40 टन है, तो इससे मात्र 5 टन लोहा प्राप्त होगा, यानी कि बहुत कम मात्रा में लोहा प्राप्त होगा। यानी कि इसमें क्या होता है बच्चों, जो कच्चा माल होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी होने के बाद में निर्मित माल हमारे को मिलता है। क्लियर है? अब बताइए, इस कच्चे माल को अगर अपन परिवहित करेंगे यानी कि ट्रकों में भरकर ले जाएंगे तो परिवहन का खर्चा ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर इस कच्चे माल से लोहा निकाल कर ले जाएं तो परिवहन का खर्चा कम होगा क्या? जी हाँ, होगा, कम होगा। इसलिए इस उद्योग को कहाँ स्थापित करें? कच्चे माल के पास में स्थापित कर दें। इस उद्योग को जहाँ से कच्चा माल निकाला जा रहा है वहीं पर इसे स्थापित कर देना चाहिए, ताकि परिवहन का खर्चा बहुत कम हो जाए, क्योंकि इसका कच्चा माल भार ह्रास वाला होता है। आगे पॉइंट आता है विश्व में इसका वितरण। विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण। तो दोस्तों मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप और एशिया में लोहा इस्पात उद्योग है। अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लोहा इस्पात उद्योग है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक तो है पिट्सबर्ग, कौन सा? पिट्सबर्ग। एक है महान झील क्षेत्र, एक इरी झील, एक अलाबामा, बफेलो, लोरेन और ड्यूलुथ। कौन कौन से हैं? पिट्सबर्ग, महान झील, इरी झील, बफेलो, इसके अलावा लॉरेन और ड्यूलुथ और अलाबामा। अब दोस्तों एक पॉइंट ये याद रखना है आपका, ये जो पिट्सबर्ग है इसका वर्तमान में महत्व कम हो गया है, यानी कि ये विश्व में सबसे ज़्यादा लोहा इस्पात का निर्माण करता था, लेकिन वर्तमान में इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई है। इसलिए इस पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जंग का कटोरा। किसको कहते हैं? पिट्सबर्ग को। और ये पिट्सबर्ग कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। अब चलते हैं यूरोप की ओर। यूरोप में दोस्तों ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और यूक्रेन, ये 4 जो देश है, कौन कौन से? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस और यूक्रेन। 5 हो गए दोस्तों। 5 देशों में लोहा इस्पात उद्योग है। ब्रिटेन में कहाँ कहाँ पर है? बर्मिंघम और शेफील्ड। ब्रिटेन में बर्मिंघम और शेफील्ड है। जर्मनी में डुइसबर्ग, डोरटमुंड, डुसुलडोर्फ और एसेन, ये है जर्मनी में। फ्रांस में कौन कौन से हैं? ली क्रूसॉट, इसके अलावा सेंट इटिनी, ये कहाँ पर है? फ्रांस में है। रूस की बात करें तो रूस में मॉस्को है, इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, पीटर्सबर्ग अमेरिका में, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। इसके अलावा लिपेस्ट और तुला, ये कहाँ पर है दोस्तों? रूस में है। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन में किब्रोई, राग और दोनेत्स्क, किब्रोई, राग और दोनेत्स्क यूक्रेन के प्रमुख क्षेत्र हैं। जापान की बात करते हैं। एशिया में 3 है मुख्य रूप से, जापान, चीन और भारत। जापान की बात करें, जापान में नागासाकी, याकोहामा और टोक्यो। जापान में नागासाकी, याकोहामा और टोक्यो। चीन में शंघाई और वुहान। भारत की बात करें तो भारत के तो आपको याद होंगे, जमशेदपुर, कुल्टी, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, सलेम, ये सब क्या है? भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं। दोस्तों आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। सूती, अब दोस्तों अपन चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। लोहा इस्पात उद्योग अपन ने पढ़ा, और इस चैप्टर में आपके जो दूसरा उद्योग है वो है सूती वस्त्र उद्योग। दोस्तों सूती वस्त्र का उत्पादन 3 स्तरों पर होता है, यानी कि 3 प्रकार के कार्य स्थल होते हैं जहां पर सूती कपड़े का निर्माण होता है। एक तो होते हैं हथकरघा, एक होते हैं बिजली करघा, एक होते हैं कारखाने। हथकरघा जो उद्योग होता है वहाँ पर सब काम हाथों से होता है, यानी कि सब काम हाथों से बुनाई कताई करके कपड़े का निर्माण किया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? एक तो श्रमिकों की संख्या ज़्यादा होती है, श्रमिकों की संख्या इसमें ज़्यादा चाहिए क्योंकि बहुत पूरा काम श्रमिकों के हाथों से हो रहा है। इसके अलावा पूंजी इसमें बहुत कम चाहिए, पूंजी की कम आवश्यकता होती है, और कपड़े का उत्पादन भी कम ही होता है। किसमें? हथकरघा में, क्योंकि श्रमिक ज़्यादा होंगे, सब काम हाथों से हो रहे हैं, मानव श्रम से हो रहा है, तो श्रमिकों की आवश्यकता ऑफकोर्स ज़्यादा होगी। इसके अलावा पूंजी बहुत कम आवश्यकता होगी और कपड़े का उत्पादन भी कम होगा।
दूसरा देखते हैं बिजली करगा। इसमें बिजली से चलने वाले यंत्रों को इस्तेमाल किया जाता है। हथकरघा की तुलना में ज़्यादा उत्पादन होता है और श्रमिक जो होते हैं वो भी कम होते हैं और उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है। तीसरा चलते हैं कारखाने। कारखाने जो होते हैं वो कपड़ा उत्पादन करने वाले, सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले सबसे बड़े कार्यस्थल होते हैं जहां पर सूती कपड़े का निर्माण होता है। दोस्तों यहां पर वर्ष भर श्रमिक सूती कपड़े का निर्माण करते रहते हैं। नए प्रौद्योगिकी, नए तकनीकी और कंप्यूटर से चलने वाली मशीनों को इस्तेमाल किया जाता है इनमें कारखानों में। बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है दोस्तों, बहुत अधिक मानव जो यंत्र है और जो विद्युत है उसकी आवश्यकता इसमें होती है। आगे अपना एक पॉइंट आता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी को बढ़ावा मिला। कि स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था भारत में, तब महात्मा गांधी ने खादी को बढ़ाने का क्या दिया, आदेश दिया या खादी के उपयोग को बढ़ाने पर बल दिया। ऐसा क्यों किया दोस्तों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय पर जो थे अंग्रेज भारत से कपास ले जाकर इंग्लैंड ले जा रहे थे, फिर वहां पर कारखानों में उससे कपड़ा बना के फिर वापस भारत में ला रहे थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था, उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा गुणवत्ता में अच्छा था और कीमत भी उसकी कम होती थी, क्योंकि कारखानों में बनाया जा रहा तो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो भारतीय लोगों ने क्या किया कि एक उनको कम गुणवत्ता में और एक अच्छी चीज मिल रही है, तो भारतीय लोगों ने भारत में जो हथकरघा से बनने वाला कपड़ा था उसको पहनने से मना कर दिया, उसको खरीदने से इनकार कर दिया। इसलिए भारतीय जो बुनकर थे वो बेरोजगार होते जा रहे थे। तो उनको बेरोजगारी से बचाने के लिए और अंग्रेजों को असहाय करने के लिए, उनके उद्योग धंधे को ठप करने के लिए और भारतीय उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ने स्वदेशी हथकरघा तकनीक पर बनाए जाने वाले कपड़े पर प्रयोग पर बल दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों। सूती वस्त्र, जो सूती कपड़ा होगा वो कब अच्छा बनेगा? जब अच्छी कपास का उत्पादन होगा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 50% से भी अधिक कपास का उत्पादन करने वाले जो देश है उनमें भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र है। तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कौन करता है? भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र। अच्छा, एक पॉइंट और याद रख लेना कि दुनिया की 50% कपास, दुनिया की 50% जो कपास है वो अकेले यूरोप में आयात की जाती है। कहाँ पर की जाती है दोस्तों? यूरोप में आयात की जाती है। अच्छा, आगे समस्या क्या है इस उद्योग की? मुख्य समस्या यही है दोस्तों कि इसे कृत्रिम रेशा से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो रेशा है, जैसे कि संश्लेषित रेशा जिसे अपन कहते हैं, जो रासायनिक उद्योगों में बनता है, उस कपड़े से इससे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, क्योंकि लोग उस कपड़े को पहनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसलिए ये उद्योग अब पीछे की ओर जा रहा है। ये आपका सूती वस्त्र उद्योग हुआ। अब देखते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। दोस्तों अपन ने देखा था एक परंपरागत जो बड़े पैमाने के उद्योग थे उनकी संकल्पना देखी थी। अब देखते हैं जो आधुनिक उच्च, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि आधुनिक बड़े पैमाने वाले उद्योग की संकल्पना क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों आधुनिक जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं इनमें यंत्रीकरण होता है। वही बातें दोबारा से रिपीट हो रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा यंत्रों का प्रयोग होता है, इसमें मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, स्वचालित कंप्यूटर से चलने वाली मशीनें इस्तेमाल की जाती है। गुणवत्ता, वस्तु की गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा वस्तु की गुणवत्ता को कंट्रोल किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, जिसे अपन प्रौद्योगिकी नवाचार के अंतर्गत पढ़े थे। श्रम विभाजन दोस्तों, उच्च प्रौद्योगिकी जो उद्योग होते हैं इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कि कुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, इस प्रकार के श्रमिक इनमें पाए जाते हैं। श्रम विभाजन पाया जाता है। भूदृश्य, जहां पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले जो उद्योग होंगे वहां पर भूदृश्य क्या होगा? वहां पर साफ सुथरे कार्यालय होंगे, भंडार गृह होंगे, वातावरण अच्छा होगा। और जो परंपरागत औद्योगिक प्रदेश थे वहां का वातावरण कैसा होगा? प्रदूषित होगा, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर भूदृश्य बहुत ही स्वच्छ और अनुकूलित हमें दिखाई देगा। प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं? ऐसे प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का केंद्रीकरण होता है उसे प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। यानी कि ऐसा एरिया जैसे कि सैन फ्रांसिस्को के पास में एक क्षेत्र है सिलिकन घाटी। कौन सी घाटी? सिलिकन घाटी।
इस क्षेत्र में जो ऐसे उद्योग है, कौन से, उच्च प्रौद्योगिकी वाले जो उद्योग है उनका केंद्रीकरण हो गया, यानी कि सारे के सारे उद्योग इस क्षेत्र में बस गए जो उच्च तकनीकी वाले थे। तो इस क्षेत्र में बसने के कारण यहाँ पर क्या जो एक दृश्य विकसित हुआ उसे अपन ने क्या कह दिया, प्रौद्योगिकीय ध्रुव। प्रौद्योगिकीय ध्रुव वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों का केंद्रीकरण हो जाता है, उसे प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपने सहपाठियों को इसके बारे में बताएं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।